सीएम पुष्कर सिंह धामी ने आज पिथौरागढ़ में वर्चुअल जनसभा की है और वहां के लोगों को करोड़ों की सौगात भी दी है। असल में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भले ही खराब मौसम के चलते पिथौरागढ़ नहीं पहुंच पाए हों, बावजूद इसके सीएम ने वर्चुअली लोगों को संबोधित किया है। सीएम ने कहा कि उत्तराखंड के विकास के लिए उनकी सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। साथ ही राज्य की डेमोग्राफी न बिगड़े, इसके लिए कानून तक बनाया जा चुका है। सीएम वर्चुअल ही 68 करोड़ की 8 योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास कर चुके हैं। सीएम धामी ने आज अल्मोड़ा भी जाना था, लेकिन वहां भी खराब मौसम की वजह से मुख्यमंत्री जा नहीं पाए। मुख्यमंत्री ने वर्चुअली अल्मोड़ा के मां नंदा देवी मेला 2025 का भी उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने अल्मोड़ा वासियों सहित समूचे प्रदेशवासियों को बधाई देते हुए कहा कि ये मेला हमारी लोक आस्था, संस्कृति और पहचान का प्रतीक है। हमारी सरकार देवभूमि उत्तराखंड के डेमोग्राफी को संरक्षित पूरी तरह से संकल्पबद्ध होकर काम कर रही है। इसी संकल्प के साथ प्रदेश में एक और सख्त धर्मांतरण रोधी कानून लागू किया है, वही दंगा रोधी कानून लागू किया है। उत्तराखंड में जल्द कैबिनेट विस्तार की खबरें। सिर्फ दिल्ली से हाईकमान के हरी झंडे का इंतजार हो रहा है। वहीं पर इस बीच राज्य संपत्ति विभाग ने मंत्रियों के आवास रेनोवेट करने की तैयारी शुरू कर दी है, तो मंत्रियों के 3 बंगले खाली करने के लिए नोटिस भी दिया गया है। इसमें जल्द से जल्द बंगले खाली करने को कहा गया है। मंत्री रहे प्रेमचंद अग्रवाल को नोटिस भेजा गया, जो इस्तीफा दे चुके हैं। वहीं निधन के बाद भी मंत्री चंदन रामदास के परिवार ने बंगला खाली नहीं किया है, इसलिए उन्हें भी नोटिस भेजा गया है। तो सेतु आयोग ने उपाध्यक्ष राजशेखर जोशी भी यमुना कॉलोनी में मंत्री आवास में रहते हैं, उनको भी खाली करने को कहा गया है। सरकार के ज्यादातर मंत्रियों के बंगले यमुना कॉलोनी में हैं, जहां ये कवायद शुरू की गई है, जिसे नए मंत्रियों के आने की तैयारी से जोड़कर भी देखा जा रहा है। क्योंकि वो माननीय मंत्रीगणों के लिए आवास होते हैं, तो इसलिए नोटिस तो दिए गए हैं ताकि उनका रिपेयर वगैरह करके उसको सुसज्जित किया जा सके। कोई हो सकता है घरों में कमी आ गई हो वो, इसलिए नोटिस तो दिए गए। हल्द्वानी में बरेली रोड के पास हादसा हो गया है। यहाँ पर स्कूली बच्चों को ले जा रही एक प्राइवेट स्कूल की बस बरेली रोड पर गोरा पड़ाव के पास अचानक से सड़क पर पलट गई। दुर्घटना में 10 बच्चे घायल हो गए, जबकि बस के ड्राइवर और कंडक्टर को भी चोटें आई हैं। बताया जा रहा है, या आप तस्वीरें देख सकते हैं, बताया जा रहा है कि दूसरी बस से ओवरटेक करते वक्त ये हादसा हुआ है और घायल बच्चों का एक प्राइवेट अस्पताल में इलाज जारी है। पुलिस दुर्घटना के कारण को तलाश रही है। सुबह हमें ये सूचना मिली थी कि एक बस यहाँ पे गोरा पड़ाव के पास में अनियंत्रित हुई है, जिसके क्रम में वहाँ से बच्चों को रेस्क्यू किया गया और ये तत्काल साई हॉस्पिटल पहुँचाया गया। अभी वर्तमान में स्थिति बच्चों की ठीक है, किसी का प्राथमिक उपचार चल रहा है। एक बच्ची थोड़ा यहाँ पे घायल है और कंडक्टर की भी घायल होने की सूचना हमें प्राप्त हुई है। विस्तृत सूचना हमें जब उनकी मेडिकल रिपोर्ट आ जाएगी बच्चों की, उसके क्रम में हम कुछ कह पाएंगे। चमोली से खबर, यहां भारत और चीन बॉर्डर को जोड़ने वाले मलारी हाईवे पर भारी लैंडस्लाइड हो गया। लैंडस्लाइड की ये तस्वीरें कैमरे में कैद भी हो गई हैं, जो बहुत ही डरावनी है। यहां पर लाता गांव के पास पूरा पहाड़ अचानक से हाईवे पर आ गया, जिससे हाईवे पूरी तरीके से बंद हो गया। मलबे के साथ भारी बोल्डर भी आए हैं। हालांकि इस दौरान कोई गाड़ी वहां पर थी नहीं, जिससे बड़ा हादसा टल गया, लेकिन हाईवे बंद होने से कई लोग फंस भी गए हैं, जबकि कई गांवों का संपर्क भी कट गया है। प्रशासन के मुताबिक शुक्रवार तक ये हाईवे खुलने की उम्मीद जाहिर की जा रही है। उत्तरकाशी में गंगोत्री हाईवे पर चिन्याली सौड़ में नगुड़ के पास बड़ा लैंडस्लाइड हुआ है। बारिश की वजह से पहाड़ी से भारी मलबा सड़क पर आ गया है, इसकी वजह से हाईवे बंद हो गया। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि आधी पहाड़ी टूटकर सड़क पर आ गई है और पूरी पहाड़ी रेत की तरह बिखर रही है। वहीं पर मलबा आने से सड़क पूरी तरह से बंद है, जिसे खोलने की कोशिश की जा रही है, लेकिन जिस तरह से पहाड़ी से भारी मलबा सड़क पर आया है, उससे साफ है कि हाईवे को खोलने में और ज़्यादा समय लग सकता है। गंगोत्री हाईवे डबरानी के पास भी बंद हो गया है। पहाड़ी से भारी बोल्डर सड़क पर गिर रहे हैं, जिससे सड़क बंद हो गई है। हाईवे बंद होने से कई यात्री फंस गए। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है पहाड़ी से कैसे बोल्डर सड़क पर गिर रहे हैं। उत्तरकाशी में बारिश से कई जगह लैंडस्लाइड हो गए हैं।
पिथौरागढ़ में मुनस्यारी तहसील के मल्ला जोहार में लैंडस्लाइड की चपेट में आने से 500 से अधिक बकरियों की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि मपांग के पास यह हादसा हुआ है। माइग्रेशन से ग्रामीण अपने भेड़ और बकरियों को लेकर लौट रहे थे, लेकिन भारी लैंडस्लाइड की चपेट में बकरियों की मौत हो गई। कई बकरियों की मौत नदी से बहने में भी हुई है। उत्तरकाशी के स्यान चट्टी में कस्बे और पुल को बचाने के लिए युद्ध स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं और पोकलेन मशीन से यमुना नदी में फैले मलबे को हटाने का काम युद्ध स्तर पर किया जा रहा है, ताकि स्याना चट्टी कस्बे और यमुनोत्री हाईवे पर बने पुल को बचाया जा सके। जिला प्रशासन लगातार स्याना चट्टी में हो रहे कार्य पर नजर बनाए हुए हैं। तो ऊपर नदी का फ्लो की वजह से जो सारा रिवर बेड मटेरियल इकट्ठा हुआ है, उसकी ऊंचाई बढ़ने की वजह से पानी उसके ऊपर है, परंतु अभी ब्रिज के नीचे लगभग 1 फुट नीचे बह रहा है। तो वहां पे हमने इरिगेशन की, इस समय तो फिलहाल इरिगेशन से पोकलेन मशीन लगाकर एक जो नीचे ब्लॉक हो रहा है घटगाड़ का, उसको खुलवा रहे हैं। नंबर 2, ऊपर ब्रिज की तरफ जो पानी ज्यादा आ गया था, उसमें भी हम लोग चैनलाइज कर रहे हैं कि वो हमारा जो ब्रिज का लेफ्ट एंकर है वो डिस्टर्ब ना हो। उत्तरकाशी में वरुणावत पर्वत के ठीक नीचे बनी तांबा खाड़ी टनल में पानी का रिसाव बड़ी तेजी से हो रहा है। टनल के अंदर कई जगह तेज जलधारा फूटी हुई है, लेकिन प्रशासन द्वारा टनल को लेकर कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए। वहीं दूसरी ओर उत्तरकाशी दौरे पर आए पूर्व सीएम हरीश रावत ने इसे गंभीर मामला बताया। हरीश रावत ने कहा है कि इस टनल में जिस तरह पानी निकल रहा है वो एक बड़ी आपदा के कारण भी बन सकता है। उन्होंने सरकार से टनल को सुरक्षा को लेकर जरूरी कदम उठाने की मांग की। ये वर्णावत वाला मामला ये चिंताजनक हो रहा है और मैं राज्य सरकार से आग्रह करना चाहूंगा कि वर्णावत भी एक नए संकट की तरफ, नए आपदा की तरफ बढ़ रहा है और अभी से तत्काल उस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। देहरादून से बड़ी खबर। रुड़की के झबरेड़ा में 7 साल के बच्चे के यौन शोषण के बाद राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने मामले का संज्ञान लिया। हरिद्वार के डीएम और एसपी को नोटिस जारी किया गया है और 2 हफ्ते में रिपोर्ट मांगी गई। झबरेड़ा में इमाम ने 7 साल के मासूम बच्चे का यौन शोषण किया और ये वारदात 20 अगस्त की है। बच्चा मस्जिद में पढ़ने जाता था। रुड़की में एक विदेशी महिला ने अपने साथ आए विदेशी युवक पर रेप का आरोप लगाया। गंग नहर कोतवाली पुलिस मामले की जांच कर रही है और जांच के बाद आगे कार्रवाई की बात कही है। पुलिस के मुताबिक अफगानिस्तान का युवक और तुर्की की रहने वाली महिला यहां एक होटल में रुके हुए थे और व्यापार के सिलसिले में भारत आए थे। फिलहाल पुलिस दोनों से ही पूछताछ कर रही है। टिहरी में नैनबाग में जागड़ा पर्व के दौरान जमकर हंगामा हो गया और मियाड़ी गांव में जागड़ा पर्व का उत्सव चल रहा था। आसपास के गांवों के साथ बाहर से आए हजारों लोगों की भीड़ जमा थी, जहां देखते देखते 2 गुट आपस में भिड़ गए। बताया जा रहा है कि हाल ही में संपन्न हुए पंचायत चुनाव की रंजिश को लेकर 2 गुटों में पहले कहासुनी होती है, फिर दोनों ही पक्षों के बीच हाथापाई शुरू हो गई। इस दौरान जमकर लात घूंसे चले हैं। मौके पर मौजूद लोगों ने बमुश्किल मामले को शांत कराया है। हरिद्वार के कनखल के प्राइवेट हॉस्पिटल में नाबालिग लड़की का शव ले जाने को लेकर हंगामा हो गया। देर रात अस्पताल में भर्ती कराई गई एक 17 साल की नाबालिग लड़की की मौत हो गई थी। इसके बाद परिजनों ने शव को ले जाने के लिए एम्बुलेंस बुलाया तो गेट पर तैनात सुरक्षा गार्ड ने एम्बुलेंस को अंदर घुसने नहीं दिया और अस्पताल के नियमों का हवाला दिया। पूरे मामले में अस्पताल प्रशासन ने अपनी सफाई दे दी है कि हम मतलब पेशेंट के और पेशेंट पहला आता है, बाद में जो भी है सब कुछ आता है। हम तो इधर अब देख रहे हैं एम्बुलेंस अंदर खड़ा भी है, अभी भी मना कहाँ किया है, ये अपने आप दौड़ के गया है। अब देख रहे हैं ना, किसने बोला है इधर अंदर आ गया ना। जब पता चला कि पेशेंट को अंदर जो भी कारण है अंदर तो आ गया, 10-15 मिनट एम्बुलेंस खड़ा भी है अंदर।
कुमाऊं में सबसे बड़े शहर हल्द्वानी में सफाई के लिए नगर निगम ने 900 से ज्यादा सफाई कर्मचारी रखे हैं, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इनमें से कई सफाई कर्मचारी सफाई के लिए आते ही नहीं, यानी कि काम से गायब रहते हैं। और तो और नगर निगम के इन कर्मचारियों की अपने सुपरवाइजर से ऐसी सेटिंग है जिसे आगे नगर निगम प्रशासन भी फेल है। ऐसे में नगर निगम प्रशासन ने अपने खोए हुए कर्मचारियों को खोजने के लिए नई तकनीक का इस्तेमाल करने जा रहा है। दिखाते हैं आपको रिपोर्ट। हल्द्वानी शहर के इन 60 वार्डों में सफाई के लिए नगर निगम ने स्वच्छता मित्र यानी सफाई कर्मचारियों की नियुक्ति की है, जिनकी जिम्मेदारी सुबह और शाम के समय वार्ड की सफाई करना है। लेकिन इनमें से तकरीबन 165 कर्मचारी अपने काम से आए दिन गायब रहते हैं। इन कर्मचारियों की जगह या तो दूसरे लोग ड्यूटी कर रहे हैं या इनकी केवल अटेंडेंस लग रही है। ऐसे में काम से गायब रहने वाले कर्मचारियों की खोज के लिए नगर निगम ने हर वार्ड में बायोमेट्रिक अटेंडेंस वाली मशीन लगाने का फैसला लिया है, ताकि हर कर्मचारी का रिकॉर्ड मिल सके। सब और पूरे विभाग का हमारा सबका मानना था कि बायोमेट्रिक हम लगाएंगे तो निश्चित रूप से उनको अपनी हाजिरी देनी पड़ेगी। और कुछ शिकायतें इस प्रकार की भी आ रही थी कि कई जो पर्यावरण मित्र हैं कई महीनों से कई दिनों से काम पर ही नहीं आ रहे थे। तो अब इससे होगा कि एक तो उनकी अगर हाजिरी लग जाएगी तो हम जवाब भी दे सकते हैं जनता को, और उनका भी एक जिम्मेदारी बन जाएगी कि उनको जाना ही जाना है। तो इस नाते भी हमने ये जो बायोमेट्रिक लगाया इस कारण से भी लगाया है। दूसरी तरफ नगर निगम के पर्यावरण मित्रों के संगठन नगर निगम प्रशासन के इस बायोमेट्रिक अटेंडेंस वाले फैसले पर सवाल उठा रहे हैं। उनका दावा है कि पर्यावरण मित्र पूरी मेहनत और ईमानदारी के साथ काम कर रहे हैं। ऐसे में संगठन के पदाधिकारी नगर निगम से उन कर्मचारियों की डिटेल की मांग कर रहे हैं जिनके खिलाफ काम पर न आने की शिकायतें मिल रही हैं। नहीं जाने वाले कौन लोग हैं उनकी एक लिस्ट हमें दी जाए, ताकि हमें भी तो पता चले कि कौन लोग जा रहे हैं, क्या क्या गलत भी तो लिस्ट दे सकते हैं, गलत भी तो बता सकते हैं कि साहब ये काम पे नहीं आया। हो सकता है वो काम पे आ रहा हो, किसी वजह से वो नहीं बता रहे हो, तो ये भी तो होता है। झूठ भी तो बोल सकते हैं बहुत से लोग के साहब ये वो नहीं आ रहा हो, उसकी जगह दूसरा आ रहा है। तो अगर ऐसा है तो हम वो सारे मैस्ट्रोल निकाल के देखेंगे और उनकी कहते हैं वो हमें नाम बताएं कौन कौन नहीं आ रहे हैं और कौन कौन अपने दूसरे लोगों से काम करा रहे हैं। जाहिर है संगठन की अपनी चिंता है, लेकिन नगर निगम के फैसले से साफ है कि गली मोहल्लों की सफाई करने वाले पर्यावरण मित्रों को अब सुबह शाम की अटेंडेंस अपने वार्ड में लगानी होगी। ऐसे में जो सफाई कर्मचारी घर बैठकर सेटिंग के जरिए सैलरी ले रहे थे, उनमें खलबली मची हुई है। हल्द्वानी से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। नैनीताल में कल देर रात हुए भीषण अग्निकांड के पीड़ितों से सांसद अजय भट्ट ने मुलाकात की और आग की घटना में एक महिला की मौत पर दुख व्यक्त किया। इसके साथ ही अजय भट्ट ने कहा कि मानकों के तहत मुआवजा दिया जाएगा। सांसद अजय भट्ट ने कहा कि आग लगने के कारणों का भी पता लगाया जा रहा है। आपको बता दें कल देर रात नैनीताल शहर के बीच में आग की बड़ी घटना हुई, लेकिन इस दौरान कई घंटों तक फायर टीम नहीं पहुंचने पर सवाल उठ रहे थे, जिस पर स्थानीय लोगों ने अपनी नाराजगी जाहिर की है। जो नुकसानी हुई है, अब यदि कोई छूट गया है उसकी भरपूर कोशिश की जाएगी। मुख्यमंत्री जी से बात, देखिए मुख्यमंत्री जी से हम कहेंगे तो सही कि आखिर बात क्या हुई है, और मजिस्ट्रेटी जांच भी यहाँ हो सकती है, लेकिन हुआ कैसे, सबसे बड़ी बात तो ये है वो शासन देख रहा है अपनी तरफ से। बीजेपी की नई प्रदेश कार्यकारिणी किसी भी वक्त घोषित हो सकती है। बावजूद इसके नई टीम में जगह पाने की दौड़ अब भी थमी नहीं है। आखिरी वक्त तक कई नेता अपनी कोशिशों में लगे हुए हैं। पार्टी अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के आवास से लेकर पार्टी दफ्तर तक नेताओं की आवाजाही तेज है, लेकिन इस बार समीकरण कुछ और है और अलग है। क्यों, इस रिपोर्ट में देखिए। उत्तराखंड बीजेपी की नई टीम को लेकर सियासी सरगर्मियां तेज हैं। दिल्ली से लेकर देहरादून तक निगाहें लिस्ट पर टिकी हैं, लेकिन इस बार लिस्ट बनाना इतना आसान नहीं। वजह साफ है, पार्टी की नज़र 2027 पर है। सत्ता की हैट्रिक के लिए मजबूत टीम का प्लान भी किया जा रहा है। सूत्रों की माने तो इस बार हाईकमान जमीनी कार्यकर्ताओं और संतुलन साधने वाले चेहरों को तरजीह दे रहा है। जातीय और क्षेत्रीय समीकरणों का भी विशेष ध्यान रखा जा रहा है। इतने समय देने वाला कार्यकर्ता और पूरे समय पार्टी के कार्यों को कार्यक्रमों को क्रियान्वित कराने वाला कार्यकर्ता और सब प्रकार का सामंजस्य बनाकर कार्यकर्ताओं के अंदर उत्साह भरने वाले कार्यकर्ता हमारी टीम के अंदर होंगे। हम प्रयास कर रहे हैं कि भौगोलिक क्षेत्र के दृष्टिकोण से भी हम प्रतिनिधित्व दें, हम लोग जातिगत समीकरण की दृष्टि से भी हम प्रतिनिधित्व दें,
मातृशक्ति को हम प्रतिनिधित्व दें और उस आधार पर सारी प्रक्रियाओं से गुजरने के बाद केंद्र की जो भी जैसी हरी झंडी प्राप्त होगी उस आधार पर अपनी टीम की तरफ से घोषणा करेंगे। 2027 का चुनाव नई टीम की अग्नि परीक्षा होगा, इसलिए सरकार से लेकर संगठन तक कोई भी इस प्लानिंग में चूक नहीं चाहता। टीम का चयन सिर्फ देहरादून में नहीं होगा, बल्कि इस लिस्ट को दिल्ली की स्क्रूटनी से भी गुजरना होगा। यही कारण है कि उपाध्यक्ष और मंत्री के 8-8 पदों के लिए 12-12 नाम और महामंत्री के 3 पदों के लिए 6 नाम दिल्ली भेजे गए हैं। चयन का अंतिम फैसला केंद्रीय नेतृत्व के हाथ में है। पार्टी के प्रति लॉयल्टी है, कार्यकर्ता की क्षमता है, इन सब विषयों को उसमें समाहित करते हुए और एक ऐसी टीम बने जो 2027 में भारतीय जनता पार्टी को तीसरी बार वापसी करा सके। तो इसमें सभी पक्षों का ध्यान रखकर टीम का गठन किया जा रहा है। सूत्र बता रहे हैं कि इस बार सबसे बड़ी सर्जरी मीडिया विंग में होगी। संगठन और सरकार का पक्ष जनता के सामने मजबूती से रख सके, इसके लिए प्रवक्ताओं में अब तेज तर्रार नेता और अनुभवी विधायक शामिल किए जाएंगे। साफ है कि बीजेपी की नई टीम 2027 की रणनीतिक तैयारियों की एक तस्वीर भी होगी। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नप्रभात की रिपोर्ट। 2027 का चुनाव कांग्रेस सामूहिक नेतृत्व में लड़ेगी और चेहरा बाद में तय होगा। कांग्रेस को यकीन मिलकर चुनाव लड़ने का फायदा मिलेगा, पर बीजेपी के मुताबिक 2017 में चेहरे पर मार खा चुकी कांग्रेस चेहरा तय करने से डरी हुई है। देखिए रिपोर्ट। बुधवार को कांग्रेस प्रदेश प्रभारी शैलजा देहरादून आई तो सबको एकजुट रहकर चुनाव की तैयारी का संदेश दिया। वहीं ये भी साफ कर दिया कि पार्टी को चेहरे के चक्कर में नहीं पड़ना है, बल्कि पहले सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ना है। पार्टी चुनाव जीती तो चेहरे पर तो फैसला हो ही जाएगा। चुनाव अभी 1.25 साल दूर है, ऐसे में तब चुनाव के दौरान पार्टी का नेतृत्व कौन करेगा, इलेक्शन कैंपेन कमेटी का काम किस नेता को सौंपा जाएगा, ये भी अभी साफ नहीं है। ऐसे में फिलहाल अभी सामूहिक नेतृत्व की बात हो रही है। चुनाव 2027 का चुनाव है, उसके लिए उनका दिशा निर्देश दिए हैं और स्पष्ट रूप से संदेश भी है, एकजुटता का संदेश है, सामूहिक नेतृत्व की बात कही है और जो हमारे मुद्दे हैं। कांग्रेस ने 2017 का चुनाव तत्कालीन सीएम हरीश रावत के चेहरे पर लड़ा तो 2022 में इलेक्शन कैंपेन कमेटी की कमान हरदा के हाथों में रही। 2022 में भी सामूहिक नेतृत्व ही था, पर चेहरे को लेकर सीनियर नेता प्रीतम सिंह और पूर्व सीएम हरीश रावत में खींचतान साफ दिखी। प्रीतम सिंह के मुताबिक 2027 में सामूहिक नेतृत्व जीतेगा, चेहरा फिर हाईकमान तय करेगा। सामूहिक नेतृत्व की बात हो रही है, कांग्रेस में ये प्रथा है, सामूहिक नेतृत्व में हम चुनाव लड़ेंगे। उसके बाद अगर सरकार बनाने की स्थिति में हम आते हैं तो विधानमंडल दल जो है तय करेगा, राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा किसको जिम्मेदारी सौंपनी। क्योंकि हरीश रावत जी को 2017 में इन्होंने नेता डिक्लेयर किया था उनके नेतृत्व में, लेकिन उसके बाद कांग्रेस लीडर घोषित करने में या चेहरा घोषित करने में कांग्रेस भयभीत है, कांग्रेस डरी हुई है। कांग्रेस में अगला चुनाव भी सामूहिक नेतृत्व में लड़ने की बात हो रही है, पर देखना होगा कि चुनाव तक क्या यही माहौल बना रहेगा या चुनाव नजदीक आने पर चेहरे की बात पर ही बात बिगड़ेगी। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18 देहरादून। एसटीएफ ने ऑपरेशन गैंग के तहत जेल में बंद बदमाश प्रवीण वाल्मीकि गैंग के 2 सदस्यों मनीष बॉलर और पंकज जायसवाल को रुड़की से गिरफ्तार किया। इसमें से एक आरोपी मनीष बॉलर प्रवीण वाल्मीकि का भतीजा और रुड़की से बीजेपी का पार्षद है। मनीष बॉलर पर फर्जी रजिस्ट्री, संपत्ति कब्जाने और उगाही का आरोप है। 46 मुकदमे झेल रहा कुख्यात अपराधी प्रवीण वाल्मीकि सितारगंज जेल में बंद है, लेकिन वो जेल से ही अपने गैंग को ऑपरेट कर रहा है और जेल के अंदर से भी उसके गुर्गे वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। पकड़े गए आरोपी जायसवाल और मनीष बॉलर ने रुड़की की एक महिला की 50 करोड़ की जमीन हड़पने की कोशिश की। 3 अलग अलग महिलाओं के नाम पर रजिस्ट्री कर दी। वहीं शातिर अपराधी मनीष बॉलर की गिरफ्तारी के तुरंत बाद बीजेपी ने उसे पार्टी से निष्कासित कर दिया है।
अब प्रवीण वाल्मीकि काफ़ी समय से जेल में निरुद्ध है, स्टारगंज जेल में है वो, और 6 मुकदमों पे उस पर कन्विक्शन हो रखा है। तो अभी ये जो मनीष बॉलर जिसको अरेस्ट किया गया है पंकज ईस्टवाल के साथ, ये उसका अभी जितने उगाही के काम हैं और उसके वाल्मीकि गैंग के जो काम है ये सारे ये देख रहा था। और इसी पर एक शिकायत प्राप्त हुई थी जिसमें कि जांच में कुछ तथ्य प्रकाश में आए और फिर उस जांच के आधार पर ही एसटीएफ द्वारा गंगनहर पुलिस स्टेशन में केस रजिस्टर किया गया, जिसमें कि 3 फर्जी रजिस्ट्रियां इन लोगों ने कर रखी हैं। अब आपको एक ऐसी खबर दिखाते हैं जिसे देखकर आपको अलर्ट होने की जरूरत है। उत्तराखंड में पैथोलॉजी लैब के नाम पर एक बड़ा खेल चल रहा है, जहां पर लैब किसी के रजिस्टर्ड हैं और उसे चला कोई और रहा है, जिनमें रिपोर्ट तक गलत आ रही है। सीएम पोर्टल पर शिकायत के बाद अब प्रदेश में जगह जगह खुली इन लैब की जांच की मांग तेज हो गई है। दिखाते हैं आपको रिपोर्ट। प्रदेश में जगह जगह पर पैथोलॉजी लैब चल रही हैं, लेकिन इनमें जांच कौन कर रहा है और क्या रिपोर्ट सही है या नहीं, ये किसी को नहीं पता। कई बार हर लैब की जांच रिपोर्ट अलग अलग आने तक के मामले सामने आए हैं। कुछ मामलों में तो यहाँ तक हद हो गई कि पैथ लैब की जांच गलत निकली तो गलत बीमारी का इलाज दे दिया गया, और कुछ केस में मरीजों की जान जाने तक का आरोप है। देहरादून में एक व्यक्ति ने अवैध और कानून के खिलाफ चल रही इन पैथ लैब्स के खिलाफ सीएम पोर्टल में शिकायत की है। इन्होंने मुझे नॉर्मल रिपोर्ट दे दी थी, जबकि बाद में जब बच्चा हुआ तो हमें पता चला कि बच्चा हार्ट डिजीज लेकर के हुआ है, क्लैप लिप क्लैप पैलेट है। काफ़ी लड़ाई हुई और डॉक्टर आहूजा ने बोला कि बहुत सारे बच्चे लूले लंगड़े पैदा होते हैं, इसमें हमारा दोष नहीं है, रिपोर्टों का क्या। तो हमारा ये कहना है कि जिस तरीके की आप रिपोर्टें दे रहे हैं, अगर रिपोर्टों में कुछ नहीं आ पा रहा है, कुछ क्लियर नहीं है, तो आप इतना पैसा ले क्यों रहे हैं। क्षेत्र में कुछ तरह की लैब ऐसी चल रही हैं जहाँ पर टेक्नीशियन नहीं है, कोई और ही बैठा होकर चला रहा है वो लैब, और मतलब कि जिसके नाम पे वो लैब रजिस्टर है उसके सिग्नेचर भी वो खुद ही कर रहे हैं, यानी पूरी फर्जीवाड़ा पूरा का पूरा फर्जीवाड़ा हो रहा है। हमने इसकी शिकायत की थी कि इसको रोका जाए और पेशेंट की जान के साथ खिलवाड़ ना हो। नियम कहता है कि किसी भी पैथ लैब को चलाने के लिए मास्टर डिग्री होनी चाहिए, एमसीआई की मान्यता होनी चाहिए। हालांकि हाल ही में एमबीबीएस डिग्री के साथ भी पैथ लैब खोलने की परमिशन दी गई है। जो लैब खुली हुई है उसमें पैथोलॉजिस्ट का होना बहुत ज़रूरी है, बिना पैथोलॉजिस्ट के तो लैब रन ही नहीं कर सकते। पर आजकल ऐसा हो रहा है कि जो टेक्नीशियन लैब्स खुली हुई हैं, पैथोलॉजिस्ट तो उनके पास हैं पर वो साइन दिए हुए हैं उसमें, है ना। कोई पैथोलॉजी आते नहीं है, ऐसा नहीं है कि आते नहीं है, आते हुए पर बहुत ज़रूरी है कि पैथोलॉजिस्ट का होना ज़रूरी है। ये हमारे क्लिनिकल इस्टेब्लिशमेंट एक्ट, जो कि हमारा हर ज़िले में सीएमओ द्वारा देखा जाता है ये सेल, उसमें वो चाहे कोई भी हॉस्पिटल खुल रहा हो, नर्सिंग होम या लैब खुल रही हो, तो वो रजिस्टर्ड होनी चाहिए। वहाँ पर पैथोलॉजिस्ट एक रजिस्टर्ड होना चाहिए या लैब टेक्नीशियन हो वो रजिस्टर्ड होना चाहिए। किराने की दुकान की तरह गली गली खुल चुके इन पैथ लैब्स की जांच जरूरी है ताकि बीमारी के नाम पर किसी को ठगा ना जा सके। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी की रिपोर्ट। खबरें जारी रुकेंगे बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होंगे।